जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का दोस्त अमर सिंह एक बार फिर हिंदी की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले मैंने आपको वर्णमाला पढ़ा रखा है, बहुत ही ट्रिक से पढ़ा रखा है। आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, बाकी तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है। आज मैं आपको समास पढ़ाने वाला हूँ। कम समय में इतना बेहतर पढ़ाया जाएगा आपको कि बिल्कुल भी आपको ये नहीं महसूस होएगा कि हम 10 मिनट यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ये लगेगा कि 2 घंटे पढ़ चुके हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। ध्यान देते हैं। समास, ठीक। समास का मतलब ये होता है संक्षेप, लिखा हुआ है। समास का मतलब हो गया संक्षेप, ठीक है ना। किसी भाई चीज़ को संक्षेप में किया जाता है। समास का मतलब होता है यानी कि कुछ बढ़ा दिया गया, और संक्षेप का मतलब कुछ कम शब्दों में कहा गया। अच्छा, एक चीज़ आ जाती है, समास और संधि दोनों एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा बारीक सा अंतर होता है। क्या होता है, जैसे समास में क्या होता है भैया, शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। और जो संधि होती है ना, उसमें क्या हो जाता है, उसमें वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है, ठीक। ये दोनों अंतर होते हैं। समास जो होता है उनमें शब्दों का मेल हो जाता है, और जो संधि होती है उसमें वर्णों का मेल होता है। ये चीज़ें याद रखना, बहुत बारीक सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अब बात करते हैं अपने समास की। समास में भाई भाग या भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना। पहला अव्ययी भाव समास, और दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, और पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। 6 समास आपके सामने हो गए। उसमें ये देखना होता है, देखो भाई, इसमें पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, प्रत्येक में 2 पद होते हैं, ठीक। प्रत्येक समास में जितने भी इसके भाग हैं उसमें 2 पद होते हैं। किसी में उत्तर पद यानी द्वितीय पद, ठीक, और या पूर्व पद मतलब पहले का पद। इन दोनों में से कोई प्रधान होगा या कोई नहीं प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। इसमें आपको ये सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ये देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में क्या हो जाता है भाई, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। 2 पद होते हैं लेकिन इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान, ठीक। फिर उसके बाद आपने देखा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मैं इसकी परिभाषा भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा अभी। इन तीनों में से, ये देखिए यहाँ से, इसमें से, ठीक, इन तीनों में से क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब द्वितीय पद, द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक। ये चीज हो गई, समझ में आ रहा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है ऐसी। इसमें देखो पूर्व पद प्रधान हो गया। अभी मैं इनकी परिभाषा नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि कौन सा पद किसमें प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान हो गया, और फिर उसके बाद तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, इन तीनों में से उत्तर पद प्रधान होता है। याद रखिएगा, इन तीनों में से उत्तर पद मतलब द्वितीय पद प्रधान होता है। फिर उसके बाद आपका आ गया भाई कौन सा, द्वंद्व समास, जैसे जिसमें माता पिता भाई बहन ऐसा होता है इसमें, ठीक। इसमें क्या हो जाता है भाई, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, माता भी प्रधान पिता भी प्रधान, ऐसा हो जाता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, पद प्रधान होते हैं, ठीक। आपके देखिए, मैंने सबसे पहले बताया अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, और अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद आपका जो बचा हुआ है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या हो जाता है, 2 पद होते हैं लेकिन दोनों अप्रधान होने के बाद में कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक। जब किसी एक आदमी की बात करी जाती है, जैसे मतलब विशेषता बताई जाती है, जैसे कि आपको बता दिया गया, किसी भी शंकर जी की बात कर रहे हैं हम लोग, त्रिनेत्र,
ठीक है ना, त्रिनेत्र शंकर जी के पास है केवल। तो जब मतलब आपने ये देखा कि एक ही ऐसा बंदा है, ऐसे एक ही भगवान जी हैं जिनके 3 आंखें हैं, ठीक, अर्थात शंकर जी। तो वहाँ पर ये मान लो तीसरा कोई पद प्रधान हो रहा है, वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है ना, तीसरा थर्ड पद, ठीक। ये हो गई आपकी जानकारी मोटी सी, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा था, बस इतना सा बता दिया मैंने, ठीक। आप दोनों ये समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद है। उसके बाद हम अब आ जाते हैं अपने पहले समास पर। पहला समास अपना क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे आप सभी को। पहला समास, पहला समास जो है अपना अव्यय भाव समास है। अव्यय से कुछ समझ में आ रहा होगा, अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में लिखा है अव्यय। अव्यय मतलब, व्यय का मतलब होता है खर्च। भाई आपने कितना खर्च किया, ये हो गया व्यय। मतलब हो गया नहीं, जो कभी खर्च ना हो उन्हें अव्यय कहते हैं, ठीक। जो कभी खर्च ना हो मतलब जिनमें कोई विकार ना उत्पन्न किया जाए। अपना मतलब यहाँ पर इस चीज से होगा कोई विकार ना हो, ठीक, अविकारी शब्द। जैसे तथा, ठीक ना, वो लिंग पुरुष के भांति तो चेंज ही नहीं होते, इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल इनके अनुसार चेंज नहीं होंगे, मतलब परिवर्तन कोई नहीं आता, ठीक। चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुरलिंग हो, कोई मतलब नहीं, एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई मतलब नहीं होता है इनसे। जैसे यथाशक्ति आपने पढ़ा, इसका सबसे पहला उदाहरण यही आ जाता है, यथा शक्ति। ये देखिए लिखा है अव्यय भाव समास में सबसे पहला जो पद है ना अव्यय का होता है। इसकी ये परिभाषा हो गई कि पहला पद अव्यय का होगा, ठीक। पहली चीज तो ये हो गई। और ये अव्यय की बात कर रहे थे हम, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। शक्ति है, शक्तियों हो जाए कोई फर्क नहीं, यथा ऐसे ही रहेगा, ठीक। शक्तिमान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यथा ऐसे ही रहेगा। अव्यय का मतलब यही होता है जिसमें लिंग या पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, ठीक। ये हो गया अव्यय। देखो भाई इसी से परिभाषा आपको खुद निकालनी है, ठीक। अव्यय भाव परिभाषा हो गया ये। अब उसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा था, अव्यय भाव समास की बात कर रहे थे, ठीक है। अव्यय भाव समास में परिभाषा मैंने बता दी रखी। पहला पद इसमें अव्यय का होता है, दूसरी संज्ञा होती है, ठीक। पूर्व पद प्रधान होता है, कौन सा, वही अव्यय, ठीक। अब आते हैं इसके जो उदाहरण बन जाते हैं, परिभाषा आपको मैंने बता ही रखी है। उसके बाद में इसकी परिभाषा जो आ जाती है वो जैसे आजन्म, परिभाषा के उदाहरण में बता रहा हूं, आ जन्म, ठीक। ये हो गया आपका अव्यय। फिर प्रतिदिन, प्रतिदिन, ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, वहां पर आप अव्यय भाव लगा देंगे, ठीक है ना। प्रति हो गया, आ हो गया, उप हो गया, ठीक, भर हो गया, बे हो गया, बे, भर, यथा, अनु, ये शब्द लगे रहते हैं, ये सब अव्यय हैं भैया, ठीक। ये सब अव्यय हैं जिनके मैं डबल डैश कर रहा हूँ जिन्हें, ये सभी के सभी अव्यय हैं आपके सामने, ठीक है ना। ये हो गया आपका अव्यय भाव समास में से। दो नंबर पर मैं पढ़ाता हूं आप सभी को। दूसरे नंबर पर भैया क्या आ जाएगा आपका, अभी अव्यय आपने पढ़ रखा, इसके बाद में से मैं पढ़ाने वाला हूं तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें ये हो जाता है विभक्तियां जो होती, कारक और विभक्तियां आपने पढ़ रखी होंगी पहले। कारक क्या होते हैं, विभक्तियां क्या होती है, अच्छे से जानते होंगे ना, प्रथमा द्वितीया तृतीया ऐसा चलता रहता है, ठीक। इनमें ये हो जाता है भैया कि जो ये जैसे तत्पुरुष समास हो गया, इनमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, प्रथमा और संबोधन को छोड़कर, ठीक। अन्य विभक्तियों का लोप होता है, ये चीज आ गई इसमें।
अब क्या हो, और दूसरी परिभाषा अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपने ये देखा होगा कि जब भी बात करते हैं तत्पुरुष समास के, तो मैं एक बार पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूँ। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, ये चीज हो गई इसकी। मतलब जो दो पद होते हैं उनके पदों के बीच में योजक चिन्ह जो होता है वो लुप्त हो जाता है, वो नहीं दिखता है। इस तरीके के पद जो होते हैं वो भाई किस में होते हैं भाई अपने, अब वे तत्पुरुष समास में हो जाते हैं। जैसे राजा का कुमार लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे राजकुमार। ठीक, जो का है ये देखो गायब हो गया। ठीक, का आप समझ सकते हैं किस में आता रहता है, क्योंकि जब कारक विभक्तियां चिन्ह आपने पढ़ी होंगी तो वहां पर आपको मिल जाता है, संबंध में आ जाता है काके की। ठीक, ये चीज हो गई आपकी। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास में, मतलब प्रथमा और संबोधन, ये दोनों को छोड़कर, ठीक, अन्य सभी जितनी भी विभक्तियां होती हैं उनका लोप होता है। ठीक, उदाहरण इसके दो तीन लिख लेते हैं हम लोग। पहले उदाहरण में है जैसे धर्म का ग्रंथ, उदाहरण धर्म का ग्रंथ। ठीक, ये चीज लिखी हुई, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, ऐसे साधारण धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। देखिए ये जो का है यहाँ से गायब हो गया, ठीक है ना, यही चीज हो गई, मतलब लोप हो गया इसका, ये लोप हो गया मतलब गायब हो गया। और यहाँ पर हम लोगों ने बात तो वही लिखी ना, धर्म ग्रंथ। ठीक, ये चीज हो गई तत्पुरुष समास में। ऐसे ही हर तरीके से जितने भी होते हैं, देखो भाई द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी, इन सभी के जो भी होते हैं मतलब हर तरीके का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और सभी चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग थोड़ा डीपली में जाके पढ़ लेंगे। थोड़ा लाइटली अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ध्यान देंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। और प्लस आपको ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि पेपर में आती हैं और यहीं से ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो आप लोग ये ना परेशान हो कि कम पढ़ाया जा रहा है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अपना कर्मधारय। कौन सा भाई, 3 नंबर पर होता है कर्म धारय, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या आ जाता है भाई, कर्मधारय समास में, वीडियो अपना लंबा हो रहा है थोड़ा जल्दी खींचते हैं इसको। इसकी परिभाषा क्या होती है, 3 परिभाषा मैं बताता हूँ, अधिकतर मैंने क्लास में भी बताई इसी तरीके से। ठीक, कर्मधारय में क्या होता है कि दोनों पद जो होते हैं, पहली चीज इसमें 2 पद होते हैं, अच्छे से पता होगी इसे, ठीक है ना। ये तुलनात्मक होता है पहली चीज तो, ठीक, कर्मधारय में। और दूसरी चीज विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, ये चीज समझ में आ रही ना। पहली चीज मतलब विग्रह करने पर, विग्रह करने पर जिसका, जिसके, जिसकी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है, पहली परिभाषा तो आपकी ये हो गई। ठीक, दूसरी परिभाषा में से क्या हो जाता है भाई, दो पद जब होते हैं ना तो दोनों में से पूर्व पद होता है, एक कौन सा होता है, उत्तर पद। उनमें क्या हो जाता है, विशेष और विशेषण का संबंध होता है, विशेष और विशेषण का संबंध होता है, विशेष और विशेषण का संबंध होता है।
फैन चलाते हैं तो आवाज़ नहीं जाती मोबाइल वीडियो पे सही, इसलिए गर्मी झेलनी पड़ रही है आप लोगों के चक्कर में। देखिए दूसरी परिभाषा मैंने ये बता दी। पहले चीज़ मैंने कही तुलनात्मक, दूसरी चीज़ मैंने ये बताई कि विशेष और विशेषण का जो संबंध होता है, तीसरी चीज़ मैंने ये बताई विग्रह करने पर जिसका जिसकी जिसके शब्दों का प्रयोग आता है इसमें। ठीक, 3 चीज़ें हमने बता दी, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, अब विशेष से क्या होता है और विशेषण क्या होता है। विशेषण का मतलब ये होता है जो विशेषता बताए। ठीक, जो विशेषता बताता है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, जो विशेषता बताता है। भाई किसी की संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण जो होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको रिलेट जो करेंगे, इसका संबंध ये मान लीजिए ये संज्ञा हो गई आपकी, क्या संज्ञा, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। विशेष का अर्थ डायरेक्टली आप संज्ञा से लेंगे। एक संज्ञा होती है और इसकी विशेषता बताते रहते हैं, जैसे नील गाय। ठीक, नील गाय, भाई देखो नील और ये हो गई आपकी गाय। इसमें देख लीजिए ये हो गई आपकी संज्ञा और ये हो गया इसका कलर। ठीक है ना, जितने भी कलर आते हैं भाई, रंग रूप, ये सभी ये इसमें आ जाते हैं। नील हो गया ना, विशेषण है, इसका विशेषता बता रहा है गाय का। ठीक है ना, ये विशेष है और ये विशेषण है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। विशेषण क्या हो गया और विशेष क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेषण और ये हो गया विशेष से। ठीक, समझ में आ रही है चीज़ें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आपको समझ में आना भी चाहिए। और एक चीज़ और है, तुलनात्मक शब्दों का भी प्रयोग होता है। मैंने जैसे कहा था कि तुलनात्मक शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग होता है। ठीक, सबसे पहले ही ये बात बताई, तुलनात्मक मतलब जैसे कि चंद्र बदन। ठीक, चंद्र बदन बात करी गई। अगर हमने कहा चंद्र बदन तो मतलब ये हो गया, देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे आज के लिए, इतना ही काफ़ी। चंद्र बदन, काफ़ी थके हुए वैसे इतना काफ़ी है आज के लिए। चंद्र बदन लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है ना। चंद्र बदन में से आप ये देखेंगे चंद्रमा के समान बदन, चंद्रमा के समान बदन। ठीक, यहाँ पर मतलब तुलना की गई किसकी, बदन की, किसके साथ, चंद्रमा की तरह, है ना। ऐसा ही तो है, चंद्रमा के समान बदन, इस चीज को तुलनात्मक कहा जाता है। जैसे मृग नयनी, ठीक है ना, मृग नयनी एक उदाहरण ये बन जाता है। तो मृग के समान नयन वाले, ठीक है ना, मृग के समान नयन, ठीक ना, ये चीज आ जाती है इसमें। और कोई दिक्कत, आज की वीडियो में इतना काफी है। आपको मैंने आज 3 समास पढ़ा दिए हैं, 3 बचे हैं अपना, द्वंद्व, द्विगु और कर्म, सॉरी बहुब्रीहि, 3 समास आपके बचे हुए हैं और तीनों मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, अगली क्लास में मिलते हैं फिर बहुत ही जोश के साथ। जय हिंद साथियों।